ओके। अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में से सबसे पहले एस्थमा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सीओपीडी, ब्रोंकिएक्टेसिस और उसके बाद हमने निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, ये सब चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज वो दो पढ़ेंगे, और जो इंटरस्टिशियल डिजीजेस जिन्हें हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस कहते हैं, अगले 2 दिनों में हम उनको कवर करेंगे। तो बस ये रेस्पिरेटरी भी आपका 2 डेज का रह गया है, उसके बाद रेस्पिरेटरी आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो आज टॉपिक है वो आपका पीडियाट्रिक्स का, मेडिसिन का, सर्जरी का, तीनों का टॉपिक है। और सर्जरी में भी ट्रॉमा में क्वेश्चन आता है ये वाला, और इधर हमारे जो मेडिसिन है उसके अंदर भी, और ऑस्पी का ये मस्ट स्टेशन होता है। ऑस्पी में भी ऑलमोस्ट हर दफा ये नीमोथोरेक्स का एक ना एक स्टेशन बना होता है। तो आज हम नीमोथोरेक्स को पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है, एक्सरे फाइंडिंग्स क्या होती हैं, एक्सरे देख के आपको कैसे पता चलेगा ये देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है। ये करने के फौरन बाद जो है हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म करेंगे। ये 2 टॉपिक्स आज करने हैं, इसके बाद आपके बस रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, हम वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं हीमोथोरेक्स से। पेज नंबर है 625 डेविडसन का। जो अभी ग्रुप में शेयर हुआ है ना, वो मिनी डेविडसन है, वो कंप्लीट डेविडसन का पीडीएफ नहीं है जिसने भी शेयर किया है, क्योंकि वही सर्कुलेट होता रहा है। जो आप लोगों के पास पीडीएफ्स हैं, जो आप लोगों के पास बुक्स हैं, वो जो है कंप्लीट डेविडसन की है। क्योंकि एक डेविडसन के ही पूरे 1000 सफ़े पूरे हो जाते हैं एक ही वॉल्यूम में। वो सिर्फ 877 पेजेस का एक पीडीएफ है। जो मेरे पास पीडीएफ है ना, ये मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन ये मेरे से व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होगा, टेलीग्राम पे शेयर होगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी फाइल है और वो जाती नहीं है मोबाइल से व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट इज नीमोथोरेक्स? नीमोथोरेक्स क्या है? नीमोथोरेक्स है प्लूरा के अंदर एयर की प्रेजेंस। ठीक है। नीमोथोरेक्स इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। नॉर्मली जो प्लूरल कैविटी होती है वो 2 लेयर से बनी होती है। वन इज जो उसकी विजरल लेयर होती है, और अदर इज पराइटल लेयर। उनके दरम्यान एक प्लूरल कैविटी होती है, और यूजुअली उसमें लेस देन 30 ml ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है। और अगर उसमें एयर की एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको हम नीमोथोरेक्स कहते हैं। अब एयर की एक्यूमुलेशन क्यों हो सकती है, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं? इट कैन अकर स्पॉन्टेनियसली, और इट कैन अकर ड्यू टू एनी इंजरी, ट्रॉमा। ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस में कोई इंजरी हो जाए तब हो सकता है, चेस्ट वॉल का कोई ट्रॉमा हो जाए तब हो सकता है। ठीक है। तो देयर इज अ कंपोनेंट इन योर सर्जरी पोर्शन। सर्जरी में एक ट्रॉमा का पोर्शन आता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसा है, इतना मस्ट क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट हर ईयर आपको नीमोथोरेक्स का क्वेश्चन आया होता है। इस दफा भी हमें प्रॉफ में टेंशन नीमोथोरेक्स आया था सर्जरी के अंदर। तो एक ही जगह से ये टॉपिक अच्छे से पूरा कर लो, ताकि जब दूसरी बुक से करने लगो तो आपका बस रीड ही देना पड़े उसको वहां पे। ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? चेस्ट वॉल का कोई ट्रॉमा हो, ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा, और कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें चेस्ट वॉल की इंजरी हो गई है, आप कोई थोरेकॉटमी परफॉर्म कर रहे थे, लंग्स के ऊपर कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, प्लूरेक्टमी परफॉर्म कर रहे थे, कोई टैप परफॉर्म कर रहे थे, इंजरी होगी प्लूरा को, तब हो सकता है एयर अंदर जा सकती है। ठीक है। और स्पॉन्टेनियसली कब होगा? जब अंडरलाइन कोई ना कोई डिजीज चल रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस थी पहले, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट सीओपीडी का पेशेंट था पहले। ठीक है। तो ये नीमोथोरिक्स
स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, किसी इंजरी और ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया कि निमोथोरिक्स क्या है और क्यों होता है। 17.90 पे क्लासिफिकेशन ऑफ निमोथोरिक्स इज अ यूक्यू, सर्जरी का भी और पीड्स का भी। इसमें क्या बताया हुआ है कि स्पॉन्टेनियस प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं और एक ट्रॉमेटिक होते हैं। ठीक है, प्राइमरी का मतलब है कोई लंग डिजीज नहीं थी और सडनली जो है ये कोई ब्लेब बना हुआ था, कोई बुल्ला बना हुआ था लंग के ऊपर, उसने रप्चर किया और एयर जो है वो प्लूरल कैविटी में आ गई। दैट इज प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। ठीक है, कोई प्लूरल ब्लब था, ठीक है, वो रप्चर हुआ और एयर आ गई उसके अंदर, और ये नॉर्मली प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई पीछे वो नहीं है, कोई पैथोफिजियोलॉजी नहीं है। व्हाट इज सेकेंडरी? सेकेंडरी टू एनी डिजीज वो कब होगा? जब सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, और कोई पल्मोनरी इंफाक्ट है, लंग कैंसर है, कोई भी लंग की पैथोलॉजी है दैट कैन लीड टू सेकेंडरी निमोथोरेक्स। ठीक है, और लास्ट हमने ट्रोमैटिक पढ़ लिया। ट्रोमैटिक है कि हम कोई थोरेसिक सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बायोप्सी परफॉर्म कर रहे हैं, और या फिर चेस्ट वॉल का ब्लंट ट्रॉमा हुआ है। ठीक है, तो या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ है, तो ये निमोथोरेक्स हो सकता है। इस दफा हमें सर्जरी में S1 के अंदर एक एमसीक्यू आया हुआ था, उसमें ये था कि एफएनएसी जब करते हैं, एफएनएसी क्या है? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो उसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है उसकी? ठीक है, तो दैट इज नीमोथोरेक्स। फाइन नीडल एस्पिरेशन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्लूरा को, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बेसिकली वो ब्रेस्ट का पूछना चाह रहे थे। जब आप ब्रेस्ट के किसी ट्यूमर की करते हो तो उसका क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन है एयर चली जाती है, तो दैट इज नीमोथोरेक्स। ये हमें एमसीक्यू आया हुआ था इस दफा। अच्छा, ये चीज हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि ये कितनी टाइप का होता है। इसी पेज पे लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर द कम्युनिकेशन बिटवीन। आप लोग इसको देखो, मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये चीज होती क्या है। तीन तरह के निमोथोरिक्स होते हैं, क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट एंड टाइप्स आर डिफरेंट। क्लासिफिकेशन तो हमने कर ली ना, स्पॉन्टेनियस और ट्रोमैटिक में स्पॉन्टेनियस और फर्दर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स। तो इसके टाइप्स होती हैं क्लोज्ड निमोथोरिक्स, ओपन निमोथोरिक्स और टेंशन निमोथोरिक्स। ठीक है, क्लोज्ड, ओपन और टेंशन निमोथोरिक्स। कोई आपसे पैथोफिजियोलॉजी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है इसके अंदर। क्लोज्ड निमोथोरिक्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपन निमोथोरिक्स क्या है। ओपन निमोथोरिक्स है चेस्ट का ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, प्लूरा के अंदर स्पेस क्रिएट हो गई है, ठीक है, और एयर अंदर भी जा रही है और उधर से बाहर भी आ रही है। ठीक है, एयर अंदर भी जाए और बाहर भी आए, लेकिन अंदर ट्रैप भी कर रही है एयर, दैट इज ओपन निमोथोरेक्स। ठीक है, एक कम्युनिकेशन रहे अंदर और बाहर जाने में एयर के, दैट इज ओपन निमोथोरेक्स। क्लोज्ड निमोथोरेक्स क्या है? ट्रॉमा हुआ है लंग का, ठीक है, और प्लूरा में स्पेस क्रिएट हो गई है, लेकिन विद इन टाइम वो स्पेस जो है वो क्लोज हो गई है, वो जो स्पेस थी वो सील ऑफ हो गई है। ठीक है, उस स्पेस के सील ऑफ होने से क्या होगा? अब दोबारा एयर अंदर नहीं जा रही है ना एयर बाहर निकल रही है, वो वहीं पर ही है। ठीक है, दैट इज क्लोज्ड निमोथोरेक्स। ओपन क्या था? एयर अंदर भी जा रही है बाहर भी आ रही है। क्लोज्ड क्या है? अंदर भी नहीं आ रही बाहर भी नहीं जा रही, बस एक दफा जो होना था वो हो गया, उसके बाद वो एरिया सील ऑफ हो गया, दैट इज क्लोज्ड निमोथोरेक्स। ठीक है, ओपन को भी हमें हमेशा ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि एक आपके पास स्पेस पड़ी हुई है वहां पे। क्लोज निमोथोरिक्स क्या होता है? वो एरिया सील ऑफ हो जाता है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाती है जितनी भी उसके अंदर थोड़ी बहुत एयर जाती है। ठीक है, ये तो हो गया ओपन निमोथोरिक्स और क्लोज निमोथोरिक्स। ओपन के अंदर याद रखना कि एक स्पेस क्रिएट हुई हुई है, एक टू वे वेल्व क्रिएट हुआ हुआ है जिसमें एयर जा भी रही है और एयर बाहर भी एक्सपायर भी हो रही है, दैट इज ओपन निमोथोरिक्स। नाउ व्हाट इज टेंशन निमोथोरिक्स? टेंशन निमोथोरिक्स ये है, एक स्पेस बन गई है लेकिन वो जो टू वे वेल्व था वो वन वे वेल्व में कन्वर्ट हो गया है। इसका क्या मतलब है? कि एयर सिर्फ अब अंदर जाएगी और ट्रैप होती जाएगी, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट इज टेंशन निमोथोरिक्स। बेसिकली टेंशन निमोथोरिक्स की पैथोफिजियोलॉजी इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
टेंशन नीमोथोरिक्स दोबारा बताती हूँ क्या है, कि एक स्पेस क्रिएट हुई प्लूरा के अंदर, एयर अंदर चली गई और एयर अब कंटिन्यूसली अंदर जाए जा रही है, एक वन वे वाल्व क्रिएट हो गया है, ठीक है, और अब वो एयर बाहर नहीं आ सक रही। तो अब क्या होगा कि इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा प्लूरा के अंदर कि वो लंग के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इमरजेंसी और फेटल कंडीशन है, डेडली कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, दैट इज टेंशन नीमोथोरैक्स। अब यही बात इन्होंने इस पैराग्राफ में बताई हुई है कि अगर कम्युनिकेशन बिटवीन द एयरवे एंड द प्लूरल स्पेस सील्स ऑफ और दोबारा रीओपन ना हो, तो नेक्स्ट पेज पे आगे इन्होंने बताया हुआ है द नीमोथोरैक्स इज रेफर टू एज क्लोज नीमोथोरैक्स, ठीक है। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि ओपन नीमोथोरैक्स क्या है, जो जहां पे कम्युनिकेशन फेल्स टू सील एंड एयर कंटिन्यूज टू पास फ्रीली बिटवीन द ब्रोंकियल ट्री एंड प्लूरल स्पेस, एयर आ भी रही है जा भी रही है, ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है occasionally the communication between the airway and pleural space act as a one way valve allowing air to enter the pleural space during inspiration but not to escape on expiration। इससे क्या होगा, large amount of air will be trapped और accumulate होती रहेगी प्लूरल स्पेस में, और लंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता जाएगा, डिफ्लेट होता जाएगा, ठीक है। दिस इज टेंशन नीमोथोरैक्स। अगर आप इसको ये तीन फिगर्स देखो 17.72 में टाइप्स बताई हुई हैं, एक है क्लोज नीमोथोरैक्स, एक है ओपन नीमोथोरैक्स और सी में टेंशन नीमोथोरैक्स बताया हुआ है। अब क्लोज्ड में देखो, एक एयर तो अंदर चली गई प्लूरल कैविटी में, लेकिन जिस स्पेस से गई थी वो सील ऑफ हो गया, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा, ये एयर निकल जाएगी और लंग इन्फ्लेट हो जाएगा, दोबारा से अपनी जगह पर आ जाएगा। बेसिकली ये जो स्पेस क्रिएट हुई हुई है ना लंग और प्लूरा के दरमियान, यहाँ पर एयर है। दूसरा लंग देखो बिल्कुल ठीक है। ओपन में देखो, ओपन के अंदर एक टू वे वेल्व है, प्लूरा के अंदर और ब्रोंकियल ट्री के अंदर एयर जा भी रही है और आ भी रही है, ठीक है। तो इसमें भी लंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन सबसे डेडली कंडीशन क्या है, एयर सिर्फ अंदर जाए, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ मैं बताती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड टेंशन नीमोथोरैक्स। अच्छा, टेंशन नीमो में देखो, टेंशन में बेसिकली ये होता है कि सिर्फ एक वन वे वाल्व है, ठीक है, और क्लोज्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। क्लोज्ड के अंदर बस एयर गई थी, वो एरिया कम्युनिकेशन जो थी वो सील ऑफ हो गई है, जहां से उसने प्लूरा के अंदर जाना था एयर ने, वो सील ऑफ हो गया, ठीक है। अब बस अंदर हुई, अंदर ट्रैप्ड है एयर क्लोज्ड के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही एयर डिफ्लेट कर जाएगा और एयर नहीं अंदर आ रही है उसके, या हमें करना पड़ सकता है उसको इन्फ्लेट लंग को। टेंशन में क्या है, टेंशन में सिर्फ अंदर एयर आ रही है और वो अंदर ही ट्रैप हो जा रही है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और कंटिन्यूसली एक पैसेज बना हुआ है एयर के अंदर आने का इनटू द प्लूरल कैविटी। तो अगर आप इसमें देखो कि ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर इतनी ज्यादा एयर आ गई है कि लंग इतना छोटा कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि जो मीडियास्टिनम है, जो ट्रेकिया है, वो दूसरी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। और अगर आपको याद हो, हमने ट्रेकिया की डेविएशन की दो कॉजेस पढ़ी थी, उसमें से एक कॉज थी ये टेंशन नीमोथोरैक्स। अगर किसी को याद हो, हमने कहा था ट्रेकिया ऑपोजिट साइड पे डेविएट कर जाता है। तो अब ये चीज सेंस बना रही होगी कि इतनी ज्यादा एयर के ट्रैप होने से एक तो लंग अपना कॉम्प्रोमाइज हो गया और वो दूसरी तरफ उसको पुश करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। लेकिन क्लोज्ड में क्या है, क्लोज्ड में कहीं से भी अब एयर नहीं आ रही, वो एरिया सील ऑफ हो गया है, वो जितनी एयर आनी थी वो आ गई है, उसमें इतना लंग फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता जितना टेंशन में होता है। ये तीनों टाइप्स क्लियर है सबको? ओके। अब होगा क्या, सिम्टम्स क्या आएंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं इसके, फिर हम उसके बाद इसके एक्सरे को देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, सडन ऑनसेट, एक इमरजेंसी कंडीशन है, लंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सडन ऑनसेट, मोस्टली ये यूनिलैटरल होती है, क्योंकि दोनों साइड पे तो एक साथ नहीं ना हो सकती। दोनों साइड पे अगर एक साथ होगी, दैट इज वेरी रेयर कि दोनों साइडों पे एक साथ, हाँ अगर ब्लंट ट्रॉमा ने दोनों प्लूरा को, दोनों साइड के प्लूरा को डैमेज किया तो मे बी बायलैटरल हो सकती है, लेकिन इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट ये है सडन ऑनसेट यूनिलेटरल प्लूरेटिक चेस्ट पेन।
और ब्रेथलेसनेस पेशेंट सडन ऑनसेट डिस्निया के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी पेशेंट सीओपीडी का पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट या कोई भी पेशेंट सडन ऑनसेट प्लूरिटिक चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस के साथ प्रेजेंट करे तो वन ऑफ द कॉज कैन बी नीमोथोरेक्स। अब आप लोग कहोगे ये अक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी में भी होता है, ये अक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा में भी होता है, तो आगे आपको हिस्ट्री में वो और चीजें भी बताते हैं। वो क्या बताते हैं वो देखते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ऑस्कल्टेशन पे यहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी में जब हमने इनके कलेक्टिव फाइंडिंग्स पढ़ी थी तो नीमोथोरेक्स के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती थी हमें? हमें ब्रेथ साउंड्स कैसे मिलते थे, हमें ऑस्कल्टेशन पे वोकल रेजोनेंस कैसी मिलती थी इसके अंदर, और हमें इसके अंदर हाँ ब्रेथ साउंड्स, ये जो चीजें याद है हमें वो बताओ कि क्या क्या मिलता था इसके अंदर हमें, अगर किसी को याद है कि नीमोथोरेक्स में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती थी। यस बिल्कुल, डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स, हाइपर रेजोनेंट इसके हमें मिलेंगी, परकशन नोट मिलेगा, हाइपर रेजोनेंट ब्रेथ साउंड्स नहीं मिलेंगी, वोकल रेजोनेंस एग्जैक्टली। बस ये चीजें हैं। प्लूरिटिक चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस के साथ अगर आपको ये वाली चीजें बता दी जाएं तो इसका मतलब है कि ये नीमोथोरेक्स है, क्योंकि एयर होगी तो ही सिर्फ हाइपर रेजोनेंट जो इसका परकशन नोट है ना वो आता है। तो हाइपर रेजोनेंट और डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स ये इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओपन और क्लोज्ड में ये मिल जाते हैं आपको। फिर उसके बाद अ लार्ज नीमोथोरेक्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, और फिर उसके बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स एंड अ रेजोनेंट परकशन नोट इज डायग्नोस्टिक ऑफ नीमोथोरेक्स, बेसिकली हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट। अब होता क्या है टेंशन नीमोथोरेक्स में, इसके साथ इसके अलावा क्या होगा? टेंशन नीमोथोरेक्स में जब पूरा का पूरा लंग कॉम्प्रोमाइज हो गया है, मीडियास्टिनम दूसरी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई है, तो जो अब पूरा का पूरा लंग जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो जो एक नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्रिएट होना होता है ना, अब वो तो नहीं रहेगा। इंट्राथोरेसिक प्रेशर तो पॉजिटिव हो गया, इतनी ज्यादा प्लूरा के अंदर एयर आ गई है। ठीक है, तो वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा। हमने हमने एक बात की थी ना कि एक ग्रेडियंट बनता है तो ही वेनस रिटर्न राइट हार्ट के अंदर आता है। अब टेंशन हीमोथोरेक्स में इतना ज्यादा पॉजिटिव प्लूरल जो प्रेशर है वो हो गया है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर हो गया है कि वो ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा। जब ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तो वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा। जब राइट हार्ट में वेनस रिटर्न इंस्पिरेशन पे डिक्रीज होगा तो लेफ्ट हार्ट में तो ऑलरेडी इंस्पिरेशन पे डिक्रीज हो रहा था वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। तो पेशेंट को टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस में जाना शुरू हो जाएगा और ट्रेकियल डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द साइड ऑफ हेमिथोरेक्स, जो अफेक्टेड हेमिथोरेक्स है उससे अवे जाएगी। ये चीजें सेंस बना रही हैं कि क्यों ये टेंशन हीमोथोरेक्स में इतने ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं? बस आपने ग्रेडियंट वाली बात याद रखनी है, और इसमें भी पल्सस पैराडॉक्सिकस मिलेगी, क्योंकि वेनस रिटर्न डिक्रीज हो गया इसके अंदर हार्ट का। और वेनस रिटर्न क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि एक ग्रेडियंट बनना होता है जो कि अपनी तरफ पुल करता है वेनस रिटर्न को टुवर्ड्स द हार्ट। जब वो ही नहीं बनेगा तो हार्ट के अंदर ब्लड ही नहीं आएगा। जब हार्ट के अंदर ब्लड नहीं आएगा तो हार्ट पंप क्या करेगा बाहर? तो पेशेंट हाइपोटेंशन में, शॉक में जाना शुरू हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो इस जो नीमोथोरेक्स है उसके अंदर, टेंशन हीमोथोरेक्स के अंदर ये वाली सिम्टम्स आते हैं और ट्रेकिया की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, मतलब ऑपोजिट साइड पे। ये सारे सिम्टम्स आते हैं इसके नीमोथोरेक्स के अंदर। अब हमने देखना है कि इसके एक्सरे में हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं। ठीक है, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये सबको विजिबल है?
जो एयर होती है ना आपको, अब ये एक्सरे है बेसिकली नीमोथोरेक्स का, ये एक्सरे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये टेंशन नीमोथोरेक्स का भी नहीं है, सिर्फ अभी एक नीमोथोरेक्स का है। टेंशन नीमोथोरेक्स का आपको मैं बाद में एक्सरे दिखाती हूँ वो कैसा होता है। इसमें अगर देखा जाए, आप इसको लेफ्ट हेमीथोरेक्स को और राइट हेमीथोरेक्स को कंपेयर करो, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट और राइट का कैसे पता चलता है? हार्ट के शेडो से भी पता चल जाता है, ठीक है। जो आपके जो आपका राइट और लेफ्ट है ना स्क्रीन पे, उसका ऑपोजिट आपका राइट और लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर आप इसका लेफ्ट हेमीथोरेक्स देखो और राइट हेमीथोरेक्स देखो, तो लेफ्ट के अंदर आपको जो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स हैं वो बिल्कुल अच्छी नजर आ रही हैं, वेसल्स नजर आ रही हैं, लंग का थोड़ा बहुत पेरेन्काइमा आपको विजिबल है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखो, जेट ब्लैक या ट्रांसलुएंसी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, जेट ब्लैक एरिया हो गया है जो राइट हेमीथोरेक्स का है, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर। और अगर आप उसको देखो, लंग को देखो, तो वो कितना कंप्रेस होके छोटा सा रह गया है, ठीक है। तो ये है नीमोथोरेक्स का चेस्ट एक्सरे। इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, जेट ब्लैक से आपको हमेशा पता चल जाएगा नीमोथोरेक्स का। इसकी सिर्फ एक ही आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट इज जेट ब्लैक। और टेंशन नीमोथोरेक्स में जो दरमियान में ट्रेकिया है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर चला जाता है, ठीक है। बस ये है इसका नीमोथोरेक्स का एक्सरे, ऐसा होता है। और चेस्ट एक्सरे आपने सबसे पहले पेशेंट का कराना है, इट विल शो। किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे पे आपको जेट ब्लैक एरिया, कोई लंग की मार्किंग्स नहीं मिलेंगी बिटवीन द चेस्ट वॉल, और कंप्लीट ट्रांसल्यूसेंसी होगी, और डीफ्लेटेड लंग्स के डिफाइंड एजेस मिलेंगे आपको। मतलब आपको पता चल रहा होगा कि यस दिस इज, ये अब इतना सा लंग रह गया और इतना डिफ्लेट हुआ हुआ है, और बाकी सारा एरिया जो होगा वो जेट ब्लैक होगा। अच्छा, एक्सरे करवाने के बाद एक्सरे पे आपसे डायग्नोसिस हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि नीमोथोरेक्स का डायग्नोसिस क्लिनिकली करना है या फिर आपने उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करानी है, तो हमेशा आपने नीमोथोरेक्स का डायग्नोसिस क्लिनिकली करना होता है। और क्लिनिकली कैसे? जो अभी आपने मुझे फीचर्स बताया ना सबने, डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स, और उसके बाद आपने बताया मुझे हाइपर रेजोनेंट नोट है, इस पे आपने पेशेंट को डायग्नोस कर लेना है, ठीक है। अब आपके पास ट्रीटमेंट क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है? इसके लिए और आपको इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं है। सीटी लिखा हुआ है, लेकिन जब आपसे बिल्कुल भी डायग्नोज ना हो रहा हो, क्लिनिकल फीचर्स भी ना मिल रहे हो, और समटाइम्स इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाए सीटी के ऊपर एक छोटा सा नीमोथोरेक्स है, तो सीटी की जरूरत पड़ सकती है, वरना नहीं पड़ती। अच्छा, अब करना क्या होता है? सबसे पहले नीडल एस्पिरेशन। नीडल एस्पिरेशन का क्या मतलब है कि आपने एयर, और लिटरली ये मेरे से वाइवा में पूछा गया था कि जब आपने नीमोथोरेक्स की नीडल एस्पिरेशन करनी होती है, नीडल एस्पिरेशन क्या है मतलब, एक वाइड बोर नीडल पकड़नी है आपने, ठीक है। वाइड बोर नीडल पकड़ के आपने उसको प्लूरा तक लेकर जाना है, उसको पंक्चर करना है, और आपको एयर की साउंड आएगी बाहर। और उन्होंने मेरे से सवाल ये किया था, वो कैसी साउंड होती है जो नीमोथोरिक्स को पंक्चर, जो एयर निकलने की साउंड होती है। तो मैं थोड़ा सा मॉडेस्ट होके हिसिंग साउंड कही जा रही थी उनको, और वो मेरे से जो कुकर की सीटी होती है ना, बिल्कुल वैसी साउंड आती है, और वो ये सुनना चाह रहे थे। और क्लिनिकली प्रोफेसर ये सुनना भी चाह रहे होते हैं वर्ड आपसे, जो कुकर की सीटी होती है ना, बिल्कुल आपको वैसी आवाज आएगी जब आप एयर को प्लूरा को पंक्चर करोगे, और एयर के बाहर आने की जो साउंड होगी। तो सबसे पहले आपने नीडल एस्पिरेशन करनी है। ये फिर पूछा जाता है कहाँ करनी है नीडल एस्पिरेशन, तो आपने सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में करनी होती है, इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। ये लिख लो आप। सबसे पहला ऑप्शन है इमीडिएट। और एमसीक्यू भी ये आता है कि नीमोथोरेक्स का पेशेंट आ गया है, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करनी है? देयर इज एन इमीडिएट मैनेजमेंट एंड देयर इज अ डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑल्सो। तो इमीडिएट मैनेजमेंट इज सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, जिस भी साइड का है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल एस्पिरेशन करनी है या नीडल डीकम्प्रेशन करनी है, और इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। ये चीज हो गई।
ये हो गया इसका इमीडिएट मैनेजमेंट। अब ये तो कर लिया आपने। अब आपने पेशेंट का एक्सरे कराया, अब आपको कंफर्म हो गया कि हाँ पेशेंट को, फिर आपने और भी चीजें देखनी होती है ना एक्सरे के अंदर में भी पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हो, लेकिन आपने सबसे पहले अपने सस्पिशन को एक्सक्लूड करने के लिए नीडल एस्पिरेशन करनी है पेशेंट की। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होती है न्यूमोथोरैक्स की? दैट इज चेस्ट ट्यूब इंसर्शन होती है, ठीक है, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और वो कहाँ करते हैं? प्लूरा के अंदर ही करते हैं। किस स्पेस के अंदर करते हैं? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन। फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करते हैं। कुछ लोग इसको मिड एक्सिलरी लाइन भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन, और कुछ बुक्स में डायरेक्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन का वर्ड लिखा हुआ है। स्पेस की आपको कभी भी एमसीक्यू नहीं आएगा, या आपको ये बिल्कुल आएगा नहीं, एक्सिलरी लाइन में करते हैं। ज्यादा जो बुक्स में लिखा हुआ है ना, दैट इज एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन। सर्जरी में भी यही लिखा हुआ है, और आई गेस किसी बुक में, मेथड्स की बुक में भी ये लिखा हुआ है। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करते हैं विद अंडर वाटर सील, ठीक है, और ये आपने करनी होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ये है डेफिनेटिव इसकी मैनेजमेंट। अब आपकी बुक पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसके ऊपर आ जाओ। फ्लो चार्ट बना हुआ है, दैट इज 17.73 पे, मैनेजमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। इसके अंदर उन्होंने थोड़ा प्रोटोकॉल से बताया हुआ है कि आपने क्या करना है। बेसिकली उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आपने क्लिनिकली एग्जामिन किया, आपने देखा पेशेंट को मीडियास्टिनल शिफ्ट है, हाइपोटेंशन है, मतलब टेंशन न्यूमोथोरैक्स से रूल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं थी, सबसे पहले हम नो पे जा रहे हैं, नहीं। तो उसके बाद आपने देखना है पेशेंट को कोई क्रॉनिक लंग डिजीज है, अभी भी पेशेंट को कोई क्रॉनिक लंग डिजीज नहीं है, ठीक है। और फिर आपने अगर नहीं है कोई क्रॉनिक लंग डिजीज, फिर देखना है कि न्यूमोथोरैक्स ने जो लंग का एरिया है वो 15% से ज्यादा कवर किया हुआ है, या सिग्निफिकेंट डिस्निया है, 30 से ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट चला गया है पेशेंट का, ठीक है। और अगर तो ये कुछ भी नहीं है, अगर लेस देन 15% है, कोई क्रॉनिक लंग डिजीज भी नहीं है, कोई टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी नहीं है, तो फिर सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 15% से लेस देन का मतलब है 2 सेंटीमीटर से छोटा जो है वो नीमोथोरैक्स का एरिया है, ठीक है। ना टेंशन नीमोथोरैक्स है, ना कोई क्रॉनिक लंग डिजीज है, और ना सिग्निफिकेंट डिस्निया है, तो फिर आपने सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और पेशेंट को डिस्चार्ज कर देना है 6 घंटे के बाद। अब हम चलते हैं कि कोई टेंशन नीमोथोरैक्स नहीं है लेकिन क्रॉनिक लंग डिजीज है पेशेंट को, तो फिर आपने इंटरकोस्टल जो ट्यूब ड्रेनेज है अंडर वाटर सील के साथ वो पेशेंट को लगा देनी है इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। और अगर पेशेंट को टेंशन नीमोथोरैक्स है फिर भी आपने ये वाला ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। और फिर एज के अकॉर्डिंग है, अगर मोर देन 50 years ऑफ एज है पेशेंट की तो फिर आपने ये करना है, और 50 years से कम है पेशेंट तो फिर परक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन करनी है। और नीडल एस्पिरेशन पे अगर 2.5 लीटर से ज्यादा एयर एस्पिरेट हो गई है तो फिर आपने इंटरकोस्टल ड्रेनेज करनी है। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि आपने तो ये कहा था कि सबसे पहले नीडल एस्पिरेशन करनी है, तो यस, सबसे पहले आपने नीडल एस्पिरेशन करनी है। ये मेन टॉपिक है आपका सर्जरी का, और हम बेले को ही फॉलो करेंगे इसके अंदर, जो बेले की इंडिकेशंस हैं। तो आपको मेडिसिन के अंदर कोई एससीक्यू आ जाता है ना, तो आप इस वाले फ्लो चार्ट को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेडिसिन के अंदर भी कोई एमसीक्यू आ गया है इमीडिएट मैनेजमेंट का, तो आपने नीडल एस्पिरेशन ही करनी है। और अगर आपको डेफिनेटिव मैनेजमेंट का आ गया तो दैट इज इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज। ये याद रखना है, ये मैंने आपकी लर्निंग के लिए आपको बताया। ओके, ये इसकी मैनेजमेंट होगी नीमोथोरैक्स की। उसके बाद नीमोथोरैक्स में सिर्फ एक एमसीक्यू पॉइंट रहता है जो हमें लास्ट टाइम आया था, दैट इज पेशेंट को अगर रिकरेंट स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट वेट करना। ओके, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स का मतलब है कि बार बार नीमोथोरैक्स हो रहा है, एक दफा हुआ फिर दोबारा हो रहा है। तो उसमें क्या करना है, देयर इज अ वर्ड नोन एज प्लूरोडेसिस,
प्लूरोडेसिस क्या होती है? प्लूरोडेसिस है अडहेयर कर देना पैराइटल प्लूरा को विजरल प्लूरा के साथ, बिल्कुल अटैच कर देना। तो आपने एक वो जो स्पेस है उसकी ऑब्लिटरेशन कर देनी है, ठीक है। दैट इज प्लूरोडेसिस, ये सर्जिकली आप अचीव करते हो, ठीक है। और देयर आर सम सब्सटेंसेस जो आप इंसर्ट करते हो जिससे ये अडहेयर हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो अब इसमें से एमसीक्यू क्या आता है? एमसीक्यू ये आता है कि किसके अंदर सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, इनमें से किसके अंदर जो है आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल प्लूरोडेसिस करनी है। तो सर्जिकल प्लूरोडेसिस इज रिकमेंडेड इन ऑल पेशेंट्स फॉलोइंग अ सेकंड नीमोथोरेक्स, ठीक है। किसी को भी अगर सेकंड नीमोथोरेक्स का अटैक हुआ है उसके अंदर करनी है, और शुड बी कंसीडर्ड एज फॉलोइंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सेकेंडरी नीमोथोरेक्स। अब ये दो चीजें बहुत डिफरेंट है, हेल डिफरेंट है। एक में है पहले को एक बंदे को नीमोथोरेक्स हुआ है, उसके बाद दूसरा अटैक भी नीमोथोरेक्स का हो गया, उसके अंदर तो रिकमेंड है कि आपने सर्जिकल प्लूरोडेसिस करनी है। और आगे लिखा है इट शुड बी कंसीडर्ड, मतलब कंसीडर किया जाना चाहिए लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेड नहीं है सेकेंडरी नीमोथोरिक्स की वजह से, सेकेंडरी नीमोथोरिक्स अगर पहला अटैक हो तो ये दोनों ऑप्शंस होते हैं उस एमसीक्यू के अंदर, आपने सिलेक्ट इसके अंदर सिर्फ सेकेंडरी नीमोथोरिक्स वाला ही करना होता है, जो सेकेंड नीमोथोरिक्स का अटैक है वो करना होता है, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताया, बस इसके अंदर से यही चीजें आती हैं। अगर नीमोथोरिक्स का किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे भी पूछे, फिर हम उसके बाद चलते हैं उसके ऊपर। हाँ एक बात ये हो गई, एक बात और रहती है, ओपन नीमोथोरेक्स में वूंड बना हुआ है ना, ओपन है, ठीक है। क्लोज में तो हमने बात कर ली, टेंशन की भी बात कर ली हमने, कैसे ट्रीट करना है उसको। ओपन नीमोथोरेक्स में जो वूंड बना होता है, जो चेस्ट ट्रॉमा की वजह से, ब्लड ट्रॉमा की वजह से एक ओपन नीमोथोरेक्स हुआ होता है, उसके अंदर क्या करना होता है? उसके अंदर आपने ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करनी होती है। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग का क्या मतलब है? कि आपने तीन जगह से ड्रेसिंग को प्रॉपरली अक्लूड कर देना है और एक जगह से उसे ओपन रहने देना है। कोई मुझे बताएगा कि हम चारों जगह से उस ड्रेसिंग को कोई क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा मैं बता देती हूँ कि आपने ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करनी होती है, क्योंकि अगर आप उसको पूरा का पूरा क्लोज कर दोगे तो जो ऑलरेडी ओपन नीमोथोरेक्स के अंदर एयर जा रही थी वो, अच्छा किसी ने बता दिया। यस एग्जैक्टली, हाँ। आप उसको फर्दर स्वेयर कंडीशन में कन्वर्ट कर दोगे। आप उसको, यस बिल्कुल, मीडियास्टिनल शिफ्ट, जो वो टेंशन नीमोथोरेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अंदर एयर इतनी जा चुकी थी। क्लोज्ड में तो वो खुद ब खुद ही सील ऑफ हो जाता है ना। तो जब आपने प्रॉपर उसको ऑक्लूड कर दिया, जो इतनी ज्यादा एयर ओपन के अंदर गई हुई थी, तो वो इतनी ज्यादा ट्रैप हो जाएगी कि वो बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं ऑक्लूसिव ड्रेसिंग वाली बात रिपीट कर देती हूँ। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग ये है कि एक वूंड बना हुआ है, ओपन वूंड है ओपन नीमोथोरेक्स के अंदर, उसको कैसे ट्रीट करना होता है, उसको आपने बंद करना है। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करते हैं उसके लिए। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग तीन एरियाज में ऑक्लूड करते हैं उस स्पेस को और एक एरिया से ओपन रहने देते हैं उसको। अगर आप उसको प्रॉपरली पूरा का पूरा क्लोज कर दोगे, ठीक है, सारा एरिया से क्लोज कर दोगे, तो जो ओपन के अंदर इतना बड़ा वूंड था जिसकी वजह से एयर इतनी ज्यादा ट्रैप हुई हुई थी प्लूरा के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर, इट विल कन्वर्ट इनटू अ टेंशन निमोथोरेक्स। वो लंग को दूसरी तरफ, मीडियस्टिनम को दूसरी तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगी। आपको स्पेसिस का पता होना चाहिए, क्लोज्ड जो इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज है, नीडल एस्पिरेशन है, वो कहाँ पे करते हैं, ये सारे आपके एमसीक्यूज पॉइंट है। प्लूरोडेसिस कब करनी है, और ये सारी चीजें। और आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को डिस्चार्ज कब करना है। मैं आपको एक और चीज आपके साथ शेयर करती हूँ न्यूमोथोरिक्स की।
ये सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, ये अगर देखो इसका कोई मुझे मेडिसिन में तो ऐसा यू क्यों नहीं मिला, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा क्लिनिकल सिनेरियो शेयर कर लेती हूँ। एक 24 ईयर ओल्ड मेल विद नो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फर्स्ट वाला पढ़ी हूँ। With no past medical history, presents to emergency department with pleuritic chest pain. There is no history of productive cough and he is not short of breath. Chest X-ray shows a right-sided pneumothorax with a 1 centimeter rim of air and no mediastinal shift. What is the appropriate management? तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी 2 सेंटीमीटर से छोटा होगा ना नीमोथोरेक्स, देखो उसको ना मीडियस्टिनल शिफ्ट है, कोई उसको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है, तो आपने इसको डिस्चार्ज कर देना है। यस, उसको बस ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगला देखो, अ 30-year-old फीमेल विद द पास्ट हिस्ट्री ऑफ एस्थमा presents to the emergency department with shortness of breath. Chest X-ray showed a right-sided pneumothorax with a 1.5 centimeter rim of air and no mediastinal shift. What is the most appropriate management? तो सबसे पहले आपने एस्पिरेशन ही करनी है उसकी, ठीक है। ये है भी 2.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर से छोटा, लेकिन हम क्यों इसकी करें? क्योंकि पेशेंट की पहली हिस्ट्री है पुरानी अस्थमा की, ठीक है। तो आपने इस पेशेंट की एस्पिरेशन करनी है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगला देखो, अ 19-year-old with no past medical history presents to emergency department with interior chest pain and shortness of breath. Blood pressure is normal, his pulse is normal. The chest X-ray is reported to showing a 50% pneumothorax with no midline shift. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर भी आपने एस्पिरेशन करनी है, क्योंकि पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरैक्स नहीं डेवलप हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट वन शो हो रहा है इधर। अच्छा हाँ, नेक्स्ट वन, लास्ट वन आप पढ़ लो। A 60-year-old female with the history of COPD presents to the emergency department with shortness of breath. Yes. नहीं, अगर टेंशन हो ना फिर भी इमीडिएट अगर पूछा जाए ना, क्योंकि ये हमें एमसीक्यू आया हुआ है, अगर आपसे टेंशन भी हो और इमीडिएट पूछा जाए तो पहले आपने उसको एयर को बाहर निकालना है, पंक्चर करना है प्लूरा को, उसके बाद डेफिनेटिव इंटरकोस्टल ड्रेन इंसर्शन है। लेकिन जो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है टेंशन नीमोथोरिक्स का, दैट इज इंटरकोस्टल ड्रेन इंसर्शन। ये देख के आपने सॉल्व करना है। हमारे से जो पूछा जाएगा ना, ये तो मैं आपको सिनेरियोस बता रही हूँ ना कि हमने जो भी पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा है कि उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो हमसे सिनेरियो पूछा जाता है ना, वो बेसिकली इमीडिएट मैनेजमेंट का पूछा जाता है और उसके बाद डेफिनेटिव मैनेजमेंट का पूछा जाता है। अब इस पेशेंट को सीओपीडी थी और नीमोथोरिक्स उसका 2.5 सेंटीमीटर का था, लेकिन कोई मीडियास्टिनल शिफ्ट नहीं थी, तो सीओपीडी की वजह से उसका हमने इंटरकोस्टल ड्रेन इंसर्शन यहाँ पे, और ये देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, ये उसको फॉलो कर रहा है सारा। मेडिसिन में इसका कोई यूक्यू नहीं आता है, लेकिन एमसीक्यू ही आएगा अगर आएगा तो। अच्छा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टाइम ज्यादा हो गया है। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि टाइम ज्यादा हो गया है। बस एक टॉपिक, सॉरी। ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बस देखना है, वो यूक्यू नहीं है आपका। या फिर चलो ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हम लोग कल कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो 2 पेजेस का टॉपिक है और 15 मिनट लगने हैं उसको, हम कल कर लेंगे उसको रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। जो चीज आपकी रह गई है ना, वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, जिसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये नीमोथोरिक्स अगर किसी को समझ आ गया है ना, तो उसकी उसका ऑस्पी का भी स्टेशन हो जाएगा, और उसका सर्जरी का भी क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि सर्जरी में नीमोथोरिक्स का क्वेश्चन कैसा आता है। आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी कि कैसे उसको आपने अप्रिशिएट करना है और कैसे डायग्नोज करना है।
जो चीज मैं बता रही थी ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाली और आगे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाली, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन लगेंगे और पूरा रेस्पिरेटरी आपका खत्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सीएनएस मेन है आपका, वो रह जाएगा आपका, वो फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, वो मैं आपको ना एक डायग्राम के साथ ग्रुप में एक्सप्लेन करती हूँ, आ जाओ ग्रुप के अंदर। यहाँ से खत्म करते हैं लेक्चर। मैं इसलिए छोटा रख रही हूँ क्योंकि आप लोग कॉलेज भी जाते हो, और कुछ लोग तो कह रहे थे कि उनका 10 बजे तक तो बोर्ड क्लास ही हो रही होती है, और दैट इज इनसेन। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी आपको एक अटेंशन न्यूमोथोरिक्स का भी ग्रुप के अंदर सेंड करती हूँ। एक्सरे कैसा होता है उसको आप ओपन न्यूमोथोरिक्स के साथ रिलेट करके मुझे बताना। और फिर आपको जो मैंने सेंड करनी है क्लूसिव ड्रेसिंग वाली बात एक सेंड करनी है ग्रुप के अंदर, अभी सेंड करती हूँ। यहाँ से खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।